सदन की कार्रवाई आरंभ की जाती है। बिहार इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद में महोदय 659 पदों की सृजन की गई थी, जिसकी स्वीकृति के साथ महोदय 23 वर्षों से काम कर रहे कर्मी को महोदय हटा दिया गया है, 123 कर्मी को, और वो सब दर दर की ठोकर खा रहे हैं महोदय। न एज बचा महोदय, बेटी सभी की शादी करने लायक, बाल बच्चे की पढ़ाई है महोदय। बहुत महोदय लोगों का जीवन तो बद से बदतर हो गया महोदय। मैं सदन के माध्यम से आग्रह करना चाहती हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं, इसका कल्याण कर दिया जाए महोदय। बस 123 लोग बचे हैं और एज भी चला गया, बुढ़ापा भी आ गया है महोदय, उस पर कुछ किया जाए महोदय। महोदय, कल आसन के समक्ष हमने एक अपना अपील किया था महोदय कि जो भी संशोधन विधेयक हम लोगों को आता है महोदय, कम से कम एक दिन पूर्व दे दिया जाए। अगर एक दिन पूर्व देने में भी अगर असमर्थता है तो कम से कम 12 घंटा पहले दे दिया जाए, ताकि अपना महोदय मंतव्य दे सके। महोदय, प्रोसीडिंग में आया नहीं, हम लोग देखे नहीं कहीं पे महोदय, कल वही बात हम बोलना चाहते हैं। अगर नहीं आया हो महोदय तो उसको प्रविष्ट करा दिया जाए महोदय। अफाक अहमद खान जी, उत्तर प्राप्त है महोदय। बोलिए ना। में सिमरी गांव पड़ता है महोदय। जुमा के दिन उसमें 50-60 अपराधी लोग, बजरंग दल के लोग उसमें घुस गए। महिलाएं नहा रही थी और उत्पात मचाया, और उस पर से लोगों ने जब उनको भगाया तो 50-60 लोगों पर अज्ञात केस करके पूरे गांव खाली हो चुके हैं महोदय। रमजान का दिन रोजा रख के, और एक भी वो अपराधी लोग पकड़ाया नहीं है, उल्टे इन्हीं लोगों पर केस करके इनको पकड़ा जा रहा है, इनको परेशान किया जा रहा है। महिलाएं परेशान हैं महोदय, कृपया करके कह दिया जाए सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे निवेदन है हाथ जोड़ करके कि जरा कह दिया जाए कि उन लोगों को परेशान न करें, सब अपने अपने घर में आ जाए। रमजान का दिन रोजा रख के घर छोड़ के भागा हुआ है, जुल्म भी किया गया और उस पर से केस भी किया जा रहा है। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है मुख्यमंत्री जी कि बचा लीजिए उन लोगों को, सब लोग परेशान हैं। वो गांव बहुत ही शांतिपूर्ण गांव, आज तक कभी कुछ नहीं हुआ, सब लोग मिलजुल के रहते हैं। न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा महोदय, उसको बचा लीजिए। ठीक, अफाक अहमद साहब। उत्तर प्राप्त है महोदय। आया है ना जवाब? जी, मेरा पूरक है कि इसमें खंड क में लिखा है कि उड़ाही हेतु डीपीआर तैयार किया गया है। माननीय मंत्री से चाहेंगे कि ये उड़ाही का काम कितना हुआ है, और दूसरी बात ये कि खंड ख में लिखते हैं कि तकनीकी दृष्टिकोण से कराने की आवश्यकता नहीं है, तो हम जानना चाहेंगे कि वो तकनीकी दृष्टिकोण है क्या। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने पक्कीकरण हेतु अपना प्रश्न किया है। तो खिजरसराय प्रखंड से जो फल्गु नदी से हो करके ग्राम तेलबिघा से बनारसी बिघा तक पहले से पूर्व से पक्कीकरण हो रखा, जो करीब 3.5 किलोमीटर है। और वहाँ पर इसलिए हम लोग ने पक्कीकरण कराया था उस कारण से कि बालू का वहाँ पर जमाव हो जाता है, सिल्टेशन हो जाता है, जिस कारण से वहाँ करा। उसके बाद जो 14 किलोमीटर नैली टाल में जाता है, उसमें जो गाद भरा हुआ उसकी सफाई के लिए डीपीआर बनाया गया है, करीब 3 करोड़ 90 लाख के आसपास का डीपीआर, जिसकी तकनीकी स्वीकृति भी प्राप्त है। और उसको सफाई के लिए हम लोग अगले वित्तीय वर्ष में कार्य करा देंगे। और जहाँ तक पक्कीकरण की बात है महोदय, पक्कीकरण हम लोग हमारा विभाग कम ही कराता है। इसका कारण है कि एक तो पर्यावरण के इशू है, वाटर रिचार्ज का इशू है महोदय, इसलिए 14 किलोमीटर पक्की कराना अभी विभाग के लिए संभव नहीं। महोदय, ठीक है, आप वहाँ पर गाद निकाल के नैली डैम में पानी लेके चले जाएंगे, लेकिन वहाँ डैम से जो नहर बनी हुई है पहले से, वो सारा नहर की स्थिति बहुत मृतप्राय है। तो सिर्फ पानी वहाँ लेके चले जाने से किसानों का हल नहीं होगा, समाधान मतलब किसानों को भला नहीं होगा। उसके आगे कटारी से लेकर के चंदाचक होते हुए चरकामा तक जब तक आप वो नहीं करेंगे तो पूरे इलाके में पानी नहीं पहुंच पाएगी महोदय। इस पर भी आपको विशेष ख्याल रखना होगा महोदय। ठीक, इस पर माननीय सदस्य श्री सचिदानंद राय महोदय। उत्तर प्राप्त है, और पूरक पूछने से पहले मैं उत्तर का कुछ अंश पढ़ना चाहूँगा। उत्तर में है, प्रश्नगत नाला की भूमि पर अतिक्रमित ग्राम
प्रभाग की सूची तैयार कर अतिक्रमण बाद दायर करने की प्रक्रिया की जा रही है। वर्णित नाला में आंशिक रूप से गाद जमा है। सारण जिलांतर्गत बाढ़ एवं जल निकासी के समेकित उद्देश्य से योजना तैयार की गई है, जिसमें माही नाला का रिसेक्शनिंग कार्य सम्मिलित है। गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग द्वारा इस योजना को अनुशंसोपरांत इसके तकनीकी मूल्यांकन हेतु जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार में समर्पित किया गया है। भारत सरकार स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत योजना के कार्यान्वयन निमित्त कार्रवाई की जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि मंत्री महोदय ने जो कार्रवाई करने का जो वादा किया है ये पूरा होगा, इसलिए कि सोमवार को ऐसा ही एक प्रश्न हमारा कोटवापट्टी रामपुर के विषय में आया था और वहाँ मैंने आग्रह किया, तो उसी दिन शाम को चीफ इंजीनियर पूरी टीम लेके पहुँचे और कार्रवाई शुरू हो गई, वहाँ पर टेंडर निकल गया है। इसीलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सरकार को, माननीय मंत्री महोदय को, कि इस प्रश्न का इतना विस्तृत उत्तर आया और इतना सकारात्मक उत्तर आया, इसलिए मैं चाहूँगा कि मैं तत्व पाकर इनको बधाई दी जाए। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष श्री कुमार नागेंद्र। महोदय पूछता हूँ, महोदय उत्तर आ गया ना? उत्तर आया है महोदय। लगातार 4 वर्ष प्रयास के बाद आज सरकार और विभाग का उत्तर आंशिक रूप से सकारात्मक है। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। लेकिन साथ ही साथ संतुष्ट, ये ऐसा संतुष्ट कि बस आंशिक रूप से स्वीकार हो गया पंतित बांध के बारे में, आंशिक संतुष्टि। लेकिन 4 वर्ष लगातार प्रश्न, अभी तक तो कहा जा रहा था कि इसकी आवश्यकता नहीं है। अब आप ही के विभाग द्वारा कुर्था प्रखंड में जो पुनपुन पे पंतित बांध है, आज स्वीकार कर रहे हैं कि इसकी आवश्यकता है उसकी नए बांध बनाने का। तो हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहेंगे कि ये कब तक हो पाएगा, कि ये भी हम लोग लंबा प्रक्रिया में लगे रहेंगे कि हाँ हो जाएगा। 4 साल में तो सिर्फ महोदय स्वीकार किए हैं आंशिक रूप से कि हाँ ठीक है, यहाँ आवश्यकता है। हजारों एकड़ जमीन पर किसानों के प्रश्न माननीय मंत्री महोदय, माननीय सदस्य आंशिक रूप से संतुष्ट हुए हैं, तो हम इनको आश्वस्त करते हैं कि आपको सरकार पूर्ण रूप से भी संतुष्ट करेगी। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, जो आपने आवश्यकता बताई है, कभी सरकार उसकी आवश्यकता से को कभी नकारा नहीं, और अगर सरकार नकारती तो वहाँ तो वेयर बना हुआ है, वेयर से सिंचाई का काम चल रहा है। वेयर बनाने का मतलब ही महोदय होता है कि सरकार उस नदी के उस भाग में कोई स्ट्रक्चर बना के किसानों को पानी देना उचित समझती है, किसानों के हित में। इसलिए वेयर बना हुआ है। और चूँकि पानी महोदय जानते हैं कि धीरे धीरे अल्प वृष्टि के कारण पानी की उपलब्धता घटती जा रही है लगातार नदियों में। इसके कारण वहाँ पे पानी कम होने के कारण वो देर जो कर रहे हैं, इसके कारण लगा कि आखिर योजना बनाने में सब लोगों की CWC की स्वीकृति लेनी पड़ती है जो आपको पानी कितना उपलब्ध है जो आपको ये स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं। इसलिए हम लोगों ने अनुकूल प्रतिवेदन भेज के आपके मनोनुकूल योजना वहाँ पर बराज बनाने का, उसकी हम लोगों ने महोदय व्यवस्था कर ली है। और शीघ्र ही हमने अपने प्रधान सचिव को भी अभी हाल ही में भेजा था, आपको पता होगा, और वो योजना क्लियर करा के फिर दिल्ली से परमिशन लेके हम लोग शीघ्र करें। ठीक, माननीय सदस्य प्रोफेसर संजय कुमार सिंह। जवाब भी आया हुआ है और इसमें रंगदारी मांगने के क्रम में शाहजादे की हत्या की गई। अभियुक्त 4 निम्न FIR हुआ है 4 पर। 2 अभियुक्त एक सिलेंडर किए गए, पकड़े गए, लेकिन अभी भी 2 अभियुक्त घूम रहा है और टेलीफोन से परिवार को धमका भी था। मेरा एक ही आग्रह होगा सरकार से कि वो जो 2 अपराधी और बचे हुए हैं उनको भी गिरफ्तार कर और उस पर कार्रवाई करें जल्द से जल्द। सभापति महोदय, 4 अभियुक्त नामजद है, जिसमें से एक को गिरफ्तार कर लिया गया नामजद अभियुक्त को, दूसरा आत्मसमर्पण कर दिया महोदय, और 3 के विरुद्ध ही आरोप सत्य पाया गया। तो तीसरे के विरुद्ध कुर्की जब्ती का वारंट निकल चुका है महोदय, इसलिए उसमें कोई कार्रवाई लंबित है ऐसा नहीं है महोदय।
ठीक। माननीय सदस्य श्री अशोक कुमार। महोदय जवाब मिला है महोदय। मेरा सवाल था आंगनबाड़ी केंद्र सृजन करने के लिए भगवानपुर पंचायत में नवादा सदर अंतर्गत आता है महोदय, जो महादलित का गांव है महोदय। तो जो जवाब दिया गया है माननीय मंत्री के द्वारा कि 400 मीटर पे दूसरा बिहड़चक में संचालित है आंगनबाड़ी केंद्र, बताना चाहते हैं महोदय वो नदी पार करके जाना पड़ता है, जिससे बच्चों गर्भवती महिलाओं को परेशानी होता है महोदय। अब मानक के हिसाब से जो आबादी चाहिए एक आंगनबाड़ी केंद्र सृजन करने के लिए वो फुलफिल करता है महोदय। मेरा मांग है कि जल्द से जल्द उस महादलित गांव में आंगनबाड़ी केंद्र को सृजन किया जाए महोदय। मंत्री जी का आश्वासन। सभापति महोदय, जवाब तो हम लोग स्पष्ट दिए हैं कि 400 मीटर पर अभी हम लोग जो जहाँ का उन्होंने माननीय सदस्य ने समस्या बताया है वहाँ पर रिक्त है, लेकिन अभी दूसरे आंगनबाड़ी केंद्र से हम लोग टैग करके उसको संचालन कर रहे हैं। और दूसरा जवाब ये भी हम लोग दिए हैं कि अभी लगभग पूरे बिहार में 18,000 जगहों पर आंगनबाड़ी केंद्र रिक्त है। उसके लिए हम लोग भारत सरकार से कई बार मिल करके भी और लिखित रूप से भी हम लोग अनुरोध किए हैं। उसका हम लोग को अगर स्वीकृति मिल जाएगा तो हम लोग जो बचे हुए खाली जगह उसको हम लोग भरेंगे, वहाँ भी करेंगे जहाँ आपका पर्सन। माननीय सदस्य श्री नीरज कुमार। माननीय सभापति महोदय, जवाब आ गया है। माननीय मंत्री जी ने यह कहा है कि 120 योजना पर काम हमने किया और 41,361 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का पुनर्स्थापन हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध कर रहा हूं कि 7 निश्चय पार्ट 3, जिसमें किसानों की आय को दुगना करने का लक्ष्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया है, हम आपसे यह अनुरोध कर रहे हैं कि अगर सिंचाई क्षमता का पुनर्स्थापन हो रहा है, किसानों की आय इससे बढ़ रही है, तो इसका ऑडिट करवाइए, जिससे आम लोग यह जान सके कि उस इलाके के जीवन स्तर में, किसानों के जीवन स्तर में क्या सुधार हुआ। यही अनुरोध है माननीय मंत्री जी से। ठीक ठीक। माननीय सदस्य डॉक्टर उर्मिला ठाकुर। आंशिक रूप से माननीय मंत्री जी स्वीकार किए हैं। इसमें था महोदय संजय कुमार उप वन संरक्षण बिहार वन सेवा में ये सेवानिवृत्त हुए और ये 23 वर्तमान में बिहार वन सेवा का सदस्य है महोदय। इनके आगे भी सीनियरिटी के आधार पर और इनके पीछे वाले को भी पदोन्नति का लाभ दिया गया, मगर इन्हें पदोन्नति का लाभ नहीं मिला। लेकिन इनके उत्तर में आया कि जो चयन समिति था वो इन्हें अयोग्य घोषित किया। तो महोदय किस आधार पर अयोग्य घोषित किया, इसकी चर्चा नहीं है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि अयोग्यता का भी तो कोई कारण होगा ना। जो सीनियर थे और उनके आगे लोगों को भी और पीछे लोगों को भी उनके पदोन्नति का लाभ मिला, लेकिन उनको नहीं मिला, तो अयोग्यता का क्या कारण था? भारतीय वन सेवा में प्रोन्नति हेतु क्वेश्चन है, मैं पूरा आपको बता दे रहा हूँ। संबंधित रिक्तियों के विरुद्ध प्रस्ताव बिहार सरकार द्वारा संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली को भेजा जाता है। तत्पश्चात संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली द्वारा बैठक आयोजित कर प्रस्ताव पर विचार कर प्रोन्नति हेतु उचित निर्णय लिया जाता है। इस संबंध में सदस्य संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली की अध्यक्षता में आहूत चयन समिति की बैठक में प्रोन्नति हेतु प्रस्तावित बिहार वन सेवा के पदाधिकारियों के सेवा इतिहास का जांच कराया जाता है कि उनका बैकग्राउंड कैसा रहा है, सर्विस बुक कैसा रहा है उनका जांच के क्रम में पाया गया कि 2 पदाधिकारियों पर सेवा के दौरान संचालित विभागीय कार्रवाई में दंडित किया गया है। विभाग में कुछ गड़बड़ किए तो उनको विभागीय दंडित किया गया, जिनमें श्री संजय कुमार का भी नाम शामिल है। तद अनुसार विचार विमर्श पश्चात संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली की चयन समिति द्वारा उक्त दोनों पदाधिकारियों को प्रोन्नति हेतु अयोग्य घोषित करते हुए प्रोन्नति नहीं दिया गया। ठीक। माननीय सदस्य श्री भीषण साहनी। सभापति महोदय, उत्तर तो प्राप्त है, लेकिन प्रखंड बगहा 1 के करजनिया, परसौनी, पिपरा, सलाहा, बरियरवा, इस हरपुर में प्रत्येक साल बाढ़ जो है
का पानी जो है चला जाता है, जिससे फसल का जान माल का नुकसान होता है। तो मैं प्रश्न किया था कि वहाँ जो सिकरहना नदी है उसके किनारे तटबंध ऊंचा कर दिया जाए, ताकि जो है बाढ़ से जो है वहाँ फसल और जान माल का आम जीवन पर असर नहीं पड़ सके। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि सरकार के द्वारा बहुत से काम किए गए हैं और आगे भी चलिए रहा है, लेकिन ये 5-7 पंचायत जो है हर साल बाढ़ से प्रभावित होते हैं। तो सिकरहना नदी के किनारे थोड़ा ऊंचीकरण कर दिया जाता, तटबंध नहीं भी बनता, ताकि बाढ़ के समय में वह पानी जो है नहीं जा सके। यही अनुरोध है। मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि इस पर विचार करने का कृपा करेंगे। महोदय, सरकार इनके सुझाव पर जरूर विचार करेगी और जिस पंचायत विशेष की बात ये कर रहे हैं उसके संबंध में ये अलग से हमें लिख के दे देंगे। हम जरूर उसको अधिकारियों को भेज के दिखवा के आवश्यक कार्रवाई करें। ठीक। माननीय सदस्य डॉक्टर अजय कुमार सिंह। महोदय, ये मेरा प्रश्न जो है वो कोसी कमांड क्षेत्र विकास अभिकरण के रिटायर्ड कर्मी ललितेंद्र प्रसाद सिंह के बारे में है। इसमें प्रथम कालबद्ध प्रोन्नति जो है उनको नहीं मिला है, चूंकि उन्होंने परीक्षा पास नहीं की है। इसमें एक निर्णय है कि कमलाकांत ठाकुर बनाम बिहार सरकार में कि जिन लोगों ने सरकारी कर्मी ने पास नहीं किया है उनको भी प्रथम कालबद्ध प्रोन्नति दी जा सकती है। और महोदय, ये 79 में अपनी सेवा में आए, 2010 में ये रिटायर किए। 17/9/2015 को सरकार ने विभागीय पत्रांक 679 से एक चिट्ठी निकाली जिसके कंडिका क में वर्णन है उत्तर में कि राज्य सरकार के राजकीय सेवाओं से संबंधित आदेश अभिकरण पर लागू नहीं होंगे। चूंकि ये अभिकरण के कर्मी थे, जब ये सेवा में आए तो इनको लग रहा था कि हम राज्य सरकार के कर्मी हैं। रिटायर भी किए, उस समय भी इनको यही लगता रहा 2010 में कि हम राज्य सरकार के कर्मी हैं। लेकिन रिटायरमेंट के बाद जब इन्होंने अपनी मांग रखी तो इनको ये कहा गया कि आप राज्य कर्मी नहीं हैं, अभिकरण के कर्मी हैं। तो ये कोर्ट भी गए हुए हैं। तो मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध होगा कि मानवीय आधार पर जो ऐसे बहुत कम केसेस लंबित हैं अभिकरण के, तो ऐसे कर्मियों को अगर रिटायरमेंट प्रथम कालबद्ध प्रोन्नति का फायदा होता तो उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाती। चूँकि अभिकरण में कोई पेंशन सेवा भी महोदय नहीं है। तो मैं मानवीय आधार पर कहना चाहता हूं कि एक व्यक्ति जो नौकरी सेवा में जाता है और रिटायरमेंट भी यह मानकर करता है कि मैं राजकर्मी हूं, तो उस पर विचार करने की आवश्यकता सरकार से अनुरोध करता हूं। महोदय, प्रश्न और उत्तर दोनों माननीय सदस्य ने जो कहा है उसी में शामिल है। ये कह रहे हैं कि वो शुरू से अपने को समझते रहे। अब वो अभिकरण के कर्मचारी थे और वो समझ रहे थे कि हम राज्य सरकार के कर्मचारी हैं। इसके संबंध में तो सदस्य ही उनको सही स्थिति से अवगत करा सकते हैं। जहाँ तक दूसरी बात कही कि मानवीय आधार पर, ये एक केस में मानवीय आधार अजय बाबू नहीं लगता है, इसलिए कि ये नियम संगत बात हो जाती है। और अगर उदाहरण के तौर पर अगर एक मामले में भी किया जाएगा तो इस तरह के सैकड़ों नहीं हजारों मामले निकल के आएंगे कि किसी अभिकरण, किसी निगम, किसी के अगर कोई कर्मचारी हैं किसी बोर्ड के जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं और उनको इसका लाभ नहीं मिला होगा, वो सारे मामले एक साथ उत्पन्न हो जाएंगे। इसलिए महोदय, सरकार की सारी सहानुभूति इनके साथ जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं होते हुए भी इसमें इनको जिस तरीके से माननीय सदस्य कह रहे हैं वो लाभ देना संभव नहीं है। महोदय, मेरा ये कहना है कि ये जो सेग्रीगेशन है राजकर्मी का और अभिकरण का, उसको तो डिफाइन किया गया 2015 में जब वो सेवानिवृत्त हो गए। तो ये डिफिनेशन बाद में आया, इसीलिए वो सेवानिवृत्ति तक अपने आप को राजकर्मी समझते रहे। तो ये तो बाद के समय में इस तरह के का बाइफर्केशन हुआ है, इसीलिए मैंने इस पर कहा कि विचार किया जाए। महोदय, ये डिफरेंशिएशन को सिर्फ रीआइटरेट किया गया है जिस पत्र की बात कह रहे हैं, और ये बात शुरू से लागू है।
सरकारी सेवाओं में जो राज्य सरकार के सीधे कर्मी होते हैं और जो अलग अलग निगम या बोर्ड्स के ये होते हैं, अभिकरण के होते हैं, वो सीधे सरकारी कर्मचारी नहीं माने जाते हैं। ये कोई इस पत्र के निर्गत होने की तिथि से नहीं हुआ था, ये लागू तो शुरू से था। सरकार समय समय पर अपने पहले के निर्णयों को भी फिर से रीआइटरेट करने के लिए अलग अलग पत्र निकालती है। ठीक, माननीय श्री अफाक अहमद खान। मिल गया है महोदय, लेकिन हम माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि ये वरीयता सूची 1 से 168 तक बनी हुई है और हमने जिस कब्रिस्तान की बात कही है वो वरीयता सूची 169 है। हम और उस कब्रिस्तान के सेंसिटिव होने की बात हमने उठाई है, इसमें उसका जवाब नहीं है। हम केवल आग्रह करेंगे कि उस कब्रिस्तान की सेंसिटिविटी को देखते हुए उसकी घेराबंदी कराई जाए। माननीय प्रश्नकर्ता ने यह कहा है खंड ग में कि क्या यह बात सही है कि इस कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं होने से कब्रिस्तान की भूमि पर असामाजिक तत्वों द्वारा अतिक्रमण कर खेती की जा रही है। हम माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से केवल यही अनुरोध करेंगे कि डीएम और एसपी को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है, तो इसकी अद्यतन स्थिति क्या है? क्या कब्रिस्तान का अतिक्रमण हो रहा है? क्या वहां पर खेती की जा रही है? अगर ये गंभीर सवाल है सभापति महोदय, इसलिए एक समय सीमा तय करके जिला प्रशासन से रिपोर्ट मंगवा लें। सभापति महोदय, हाल सर्वे खतियान के अनुसार मौजा गोविंदपुर थाना संख्या 627, खाता संख्या 621, रकबा 6 एकड़ 3 डिसमिल की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु अतिक्रमण बाद संख्या 2/2025-26 संधारित करते हुए जिला प्रशासन नवादा द्वारा अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। ये कार्रवाई महोदय संपन्न होगी, स्वतः खाली हो जाएगा महोदय। ठीक, डॉक्टर नवल किशोर यादव नहीं है। श्री रविंद्र प्रसाद सिन्हा। महोदय, उत्तर प्राप्त है, परंतु वस्तु स्थिति यह है कि वो नदी है दरधा नदी और दाहिने तटबंध पर गांव है भखरी गांव। अब गांव के किनारे नदी का कुछ स्लोप होता है। अब ये जो मिट्टी काटने का विभाग ने जो अथी दिया है ना, पत्ती दिया है, तो वो जो गांव वाला नदी में जो स्लोप है उसी मिट्टी को काट लिया गया है और विभाग नीचे से दे दिए हैं कि नहीं, हम टीला जो मिट्टी का है उसको काटा गया है। तो हम चाहते हैं कि जो गाइडलाइन दिया गया है और बढ़िया से देख के विभाग उसको जो बीच में गाद आ गया होगा उस हिसाब से मिट्टी कटाई होना चाहिए। गांव के किनारे जो स्लोप नदी का है उसको कटाई नहीं होना चाहिए और यही स्थिति है। तो माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि एक बार उसको पुनः देखवा लिया जाए कि कहीं मैंने जो गाइडलाइन दिया गया उससे विरुद्ध तो मिट्टी नहीं काटा जा रहा है। यही हम मंत्री जी से आश्वासन चाहते हैं। महोदय, विभाग यह तो निश्चित करेगी ही सुनिश्चित कि जो विभाग का गाइडलाइन है उसका किसी किस्म का उसका उल्लंघन नहीं हो। साथ ही हमने ये अलग से पूछा भी था कि जो हम लोगों ने दिशा निर्देश दिए हैं उसका उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, तो हमें बताया गया है कि नहीं, उसी के अनुरूप काटा जा रहा है। लेकिन फिर भी सदस्य कह रहे हैं तो मैं वरीय अधिकारी को निर्देश दूंगा कि वो माननीय सदस्य को भी साथ ले जाके स्थल निरीक्षण कर लेंगे, क्योंकि महोदय हम लोगों ने खास तौर से आए दिन आप भी देखते होइएगा कि आज ही इसके पहले 2 प्रश्न थे कि नदी के गाद उड़ाही का। अब नदी पूरी की पूरी नदी का गाद उड़ाही करना ये इतना बड़ा काम है कि सरकार एक बार में ले ही नहीं सकती है। इसलिए हम लोगों ने ये नया तरीका बना के कि जिनको गाद वाली मिट्टी का काम रहता है, जो सबसे बेसी जहाँ पर अर्थ फिलिंग करना रहता है, किसी को कोई जगह की भराई करनी होती है, उसमें सबसे उपयुक्त मिट्टी का वो प्रकार होता है।
तो इसलिए हम लोगों ने ये अलग से नियम अभी बनाया है और हम लोगों ने उसकी इजाज़त दी है कि आप काट के ले जाइए, अपना काम करिए और उसी के तहत। लेकिन जो माननीय सदस्य कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम लोग किसी भी हालत में अपने ढंग से मिट्टी काटने की किसी को इजाज़त नहीं देंगे, इसकी भी हम जांच करा देंगे। ठीक। अब तारांकित प्रश्न माननीय सदस्य श्री अशोक कुमार। महोदय जवाब मिला है महोदय। मेरा सवाल था अकबरपुर प्रखंड में बाजार में महोदय बस पड़ाव का निर्माण कराने के लिए महोदय, जो जवाब मिला है महोदय कि निमदारगंज में और फतेहपुर में यात्री सेट निर्माण कराया गया है पंचायती राज से महोदय, तो इससे बस पड़ाव को कोई लेना देना नहीं है महोदय और इसके कारण आए दिन दुर्घटना होते रहती है महोदय। बाजार में ही ब्लॉक है, हॉस्पिटल है और उसी पे बस लगाता है, जिसके कारण घंटों वहाँ जाम लगा रहता है महोदय। तो माननीय मंत्री से अनुरोध है कि वो स्पष्ट गाइडलाइन इस पे देते कि ताकि प्रखंड में जल्द से जल्द बस स्टैंड निर्माण हो सके महोदय। माननीय मंत्री जी। महोदय, माननीय सदस्य की चिंता है कि जो बहुत बिजी रास्ता है महोदय, जहाँ हॉस्पिटल है और जहाँ ज़्यादा दिक्कत हो रही बात है वहाँ पर बस का रुकना होता है महोदय। तो मैंने माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा महोदय कि आप एक ज़मीन जहाँ पर बस को रुकने से यात्रियों को कोई असुविधा नहीं हो, लिख के दे देंगे, वहाँ बस स्टॉप का निर्माण भी करा देंगे महोदय। और नवादा जिला में कुल अभी 32 बस स्टॉप हम लोग बनाया है महोदय। तो माननीय सदस्य की जो चिंता है उसको दूर करेंगे महोदय, लेकिन बस के स्टॉप बनाने के लिए वहाँ पर कहाँ पर ज़्यादा बेहतर होगा, कहाँ पर जन सुविधा उपलब्ध होगी और कोई दिक्कत और परेशानी लोगों को नहीं होगी, एक जगह चिन्हित करके दे देंगे, वहाँ पर हम कराने की व्यवस्था करेंगे। ठीक। माननीय सदस्य श्री महेश्वर सिंह। महोदय, ये जो प्रश्न किया गया प्लास्टिक कचरे की गंभीर समस्या को लेकर किया गया प्रश्न, तो किसी एक पार्टिकुलर एरिया से है, लेकिन सवाल ये है कि सरकार 2021 दिसंबर में सिंगल यूज प्लास्टिक और थर्मोकोल के उत्पादन पे, भंडारण पे और वितरण पे पूरी तरह प्रतिबंध लगा चुकी थी। प्रतिबंध लगाने के बाद ये देखा जाता है कि जितने सिंगल यूज प्लास्टिक को छोड़ के महोदय, यहाँ तक कि हमारे विधान परिषद के भी कैंटीन में, विधान सभा के भी कैंटीन में ब्लैक पॉलिथीन यूज होता है। तो ये अगर भंडारण, उत्पादन, वितरण पे अगर रोक है तो ये आ कैसे रहा? समस्या पूछा गया है, जवाब आया है विभाग से कि ये प्लांट लगा दिया गया है, इतना प्लांट, वो तो समस्या प्लांट लगा के आप दूर कर रहे हैं, लेकिन जो एक्ट है कि सिंगल यूज प्लास्टिक के और थर्मोकोल नहीं उसको यूज कर सकते हैं, तो ये आ कैसे रहा? इस पे हम जवाब जानना चाहते हैं। ये सदस्य का प्रश्न जायज है, लेकिन आ रहा है इस पे हम सब लोग ने विभाग में भी सारे पदाधिकारियों से बात की, इसको कड़ाई से इसको लागू किया जाए। और मैं सदन से भी, आप सब लोग से भी मैं सहमति चाहता हूँ कि इसके लिए और कड़ा कानून ला करके हम प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध चाहते हैं। आप लोग की सहमति हो तो मैं अपने जिस दिन मैं विभाग ज्वाइन किया था उसी दिन अपने सारे अधिकारियों को बुला करके कहा कि प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाए, नहीं तो सिंगल यूज प्लास्टिक के कारण उसके आड़ में कई प्लास्टिक लोग उपयोग करना शुरू करते हैं, उसकी जांच में बहुत सारी दिक्कतें होती है। अब सिंगल यूज कौन सा है? एक सुझाव है महोदय, देखिए ग्रामीण विकास विभाग लोहिया स्वच्छ अभियान चलाती है, मंत्री जी भी वन पर्यावरण ग्रामीण कार्य विभाग के भी मंत्री जी है महोदय। पूरे देश और पूरे विदेश वर्ल्ड में अभी भारत में 1 लाख किलोमीटर सड़क बन चुकी है जो कि प्लास्टिक कचरे से बनी है। हमारे बिहार में भी इसका एक्सपेरिमेंट हुआ, 10.5 किलोमीटर सड़क बनी है 3 जिलों में और वो सक्सेस भी हुई है। अगर इस मॉडल को हमारे तीनों मंत्री जी इस मॉडल को अगर बिहार में लाया जाए, जब पूरे भारत में 1 लाख किलोमीटर सड़क बन गई है और ये कॉस्ट इफिशिएंट भी है, तो क्यों नहीं बिहार में हम सड़क बना के इस समस्या के कौन निदान निकाल लें? ये मेरा एक सुझाव है। नहीं, एक तो मैं कह रहा हूँ प्लास्टिक पर ही पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाए, इसलिए उसका दूसरा उपयोग करने का आवश्यकता ही नहीं है।
हाँ, प्लास्टिक पर ही पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाए, उसका उपयोग हम नहीं करेंगे। हाँ, और इस पर विचार करेंगे हम लोग। मुझे इसमें कुछ कहना है माननीय सभापति महोदय। सिंगल यूज प्लास्टिक पे तो बैन पहले ही से लगा हुआ है, गुटखा का भी बैन लगा हुआ है, उसमें भी प्रतिबंध लगा हुआ है, लेकिन उसका यूज होता है ना। कानून बने हुए हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो इस पे हम लोगों को चिंता करनी है। और दूसरा कि कई जगह जैसे आप बोल रहे हैं कैंटीन में, मेरा आग्रह होगा कि अभी मैं अपने पार्टी के कार्यक्रम में गुवाहाटी गया, वहाँ कोई भी पास उन्होंने निर्णय लिया कि जिससे जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है उसका उपयोग हम नहीं करेंगे, और उन्होंने निर्णय लिया और वहाँ पे कागज के प्लास्टिक पॉलीथीन के जगह ठोंगा या जूट के बैग्स वो दे रहे थे। तो इसके जो रिप्लेसमेंट्स हैं वो है समाज में उपस्थित हैं, उसका उपयोग करें। और इसके लिए सबसे बड़ी चीज है, माननीय मंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा, माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम, जागरूकता। आप जब तक कॉन्शियसनेस लोगों में नहीं पैदा करेंगे तब तक ये सफल नहीं होगा। कानून बने हुए हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन और कॉन्शियसनेस, इसके बारे में प्लास्टिक का कितना नुकसान हो रहा है, हानि हो रही है समाज में, इसके बारे में लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा इसमें एक मेरा कहना है, बिहार सदन में जितने भी विधायक और जितने भी एमएलसी जाते हैं वो सब वहाँ ठहरते हैं, और वहाँ कई बार मंत्री भी ठहरते हैं हमारे बिहार सरकार के, और वहाँ प्लास्टिक के बर्तन में खाना परोसा जाता है। इस पर मैंने क्वेश्चन भी डाला था। तो ये जो है बहुत गंभीर विषय है। आपने जो सवाल आपने जो कहा मंत्री जी, ये बहुत अच्छी बात कही कि प्लास्टिक के चीज़ों के कारण जो है दिक्कत हो रही है, तो ये उससे एक संबंधित मामला है, ये उससे संबंधित ही मामला है। अच्छा, एक मिनट महोदय, कोई बहस नहीं है, मंत्री जी का जवाब आया है और संतुष्ट तो जबरदस्ती होना ही पड़ेगा हजूर, अब तो उनका जवाब आ गया। मेरा ये कहना है महोदय कि पहले प्रयोग के तौर पर जो अपना कैंटीन है, जब उसके यहाँ से कुछ मंगवाया जाता है तो वही सिंगल यूज बैग में लेकर के ही आता है, और उसको इस बात की हिदायत दी गई कि अरे जब तुम ही ऐसा गड़बड़ करोगे तो पूरे बिहार का क्या हालत होगा। पहला बात। दूसरा बात महोदय कि जो सब्जी वाला होता है और ठेला वाला, रेड पुलिस उसके यहाँ करती है, कभी भी उसको मेन जगह पर रेड करना चाहिए कि आखिरकार पटना सिटी और भी जगह पर कहाँ ये फैक्ट्री है, उसको बंद कराना है महोदय। तो लोग सब्जी या खोमचा वाला के यहाँ रेड करने लगता है, ये है। माननीय मंत्री जी का यह कहना कि सारे प्लास्टिक को बंद करें, यह बहुत खतरनाक बात है। यह बिल्कुल नहीं हो सकता है, ऐसा सोचिए भी नहीं। जो सलाह देते हैं लोग, उनको थोड़ा और जानकारी लेने की जरूरत है। जितने पैक्ड मटेरियल हैं श्रीमान जी, दूध की पैकिंग, दही की पैकिंग, खाने पीने के सामान की पैकिंग, इसलिए कानून में सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया गया, प्लास्टिक को नहीं बैन किया गया है। तो इस ढंग से जो आपने प्रपोजल दिया है, मैं तो माननीय सदस्य इसके तकनीकी पक्ष पर विचार कर जी 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 मैं इतना ही संज्ञान में लाना चाहता हूँ। और अब माननीय सदस्य श्री नीरज कुमार। माननीय सभापति महोदय, जवाब आ गया है। माननीय मंत्री जी के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं कि एक ऐसा संकट है सभापति महोदय, ये सदन के लिए भी चिंता का विषय है कि जो परंपरागत हमारा गंगा नदी है, हम लोग का जन्म हुआ है गंगा नदी के बगल में सभापति महोदय। 2016 में नेशनल हाईवे पर पानी आ गया सभापति महोदय, जबकि गंगा का कटाव दियारा के क्षेत्र में होता था, लेकिन पहली बार बसावट के क्षेत्र में भी पानी गांव के ऊपर में रोड पर आ गया। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके बाद ही एक दीर्घकालिक सोच के तहत भागीरथी प्रयास से जो योजना हम लोगों ने प्रारंभ किया, जो राजगीर, बोध गया, नवादा तक जो जल का पानी जाता है सभापति महोदय, हम केवल यह कह रहे हैं कि पूरे गंगा की धार बदल रही है,
बसावट पर खतरा है। माननीय मंत्री जी ने यह कहा है कि राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की के साथ और गंगा नदी के बाढ़ एवं कटाव के समुचित प्रबंधन के लिए एमओयू किया गया है। ये सदन के लिए चिंता का विषय है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, गंगा नदी के बसावट के नजदीक खतरा बढ़ गया है। इन तमाम बिंदुओं पर सरकार सुरक्षात्मक उपाय कर रही है, लेकिन बिहार आम आवाम को भी यह बात जानकारी होना चाहिए कि सरकार कितना संवेदनशील है इस सवाल पर। माननीय मंत्री महोदय, नीरज जी ने तो सारी बातें कह दी हैं और सरकार की तरफ से या विभाग की तरफ से जो बातें थी हमने रख दी है। सरकार इसकी गंभीरता समझती है, इसीलिए जैसा वो कह रहे थे कि हम लोग जो नेशनल हाइड्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है रुड़की में राष्ट्रीय स्तर का, उसके साथ एमओयू साइन करके हम लोगों का विभाग गंगा के इस जो धारा बदलाव जिसको मिएंडरिंग टेंडेंसी कहते हैं कि पटना की अभी हालत देखिए कि पहले कहाँ सट के बहती थी यूनिवर्सिटी एरिया से, हुजूर आप तो उसी यूनिवर्सिटी से जुड़े रहे हैं, अभी कितनी दूर चली गई है। और मुख्यमंत्री जी धारा को खींच के समीप लाना चाहते हैं, ये कभी समीप आ जाती है, कभी दूर चली जाती है। तो उसके इस टेंडेंसी को देखते हुए पटना या पटना जिले के अन्य क्षेत्र जिसकी चर्चा माननीय सदस्य ने की है, हम लोग पूरे नदी के प्रकृति और प्रवृत्ति दोनों का अध्ययन उस संस्थान से करा रहे हैं और सरकार गंभीर है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अध्ययन करा के शहर को बचाने के लिए ही नहीं बल्कि गंगा नदी भी अविरल बहती रहे, हमारे लिए दोनों इम्पोर्टेंट है। शहर भी बचे, सुरक्षित रहे, लेकिन गंगा नदी भी इसकी अविरलता निर्मलता दोनों बनी रहे, इसके लिए भी सरकार प्रयत्नशील है। हम माननीय सदस्य को आश्वस्त करते हैं कि उस इंस्टीट्यूट से जो हमारी एमओयू हुई है या जो हमारा इंटरैक्शन है उसको हम लोग और तीव्रता से करेंगे और इसके निदान की व्यवस्था की तरफ हम लोग तेजी से बढ़ेंगे। महोदय, एक अपने यहाँ भी जो पुराना बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है जो अभी एनआईटी हो गया है, उसमें भी एक जल प्रबंधन का विभाग था पहले, उसकी क्या स्थिति है, उसका कोई उपयोग हो रहा है? उसके उस विभाग से वैसे तो ये मामला जो विभाग उसको गवर्न करता है या जिसके अधीन है, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये उनके अधीन मामला है। लेकिन यहाँ जो हाइड्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट या एक्टिविटीज से रिलेटेड जो सेंटर बना है, हम लोगों का विभाग वहाँ से भी मतलब हम लोग संपर्क में हैं, वहाँ के भी विशेषज्ञ या जो प्राध्यापक वगैरह हैं उनको भी हम विभाग में बुला के सलाह लेते हैं। लेकिन जैसा कि हमने शुरू में कहा कि इसका राष्ट्रीय स्तर का संस्थान रुड़की पूरे देश में सबसे प्रतिष्ठित संस्थान जो जल विज्ञान या हाइड्रोलॉजी से रिलेटेड जिनको सबसे अधिक एक्सपर्टीज है, विशेषज्ञता है, वो रुड़की का इंस्टीट्यूट है जो आईआईटी से रिलेटेड है। तो हम लोगों ने उसके साथ संपर्क या अनुबंध किया है, हम लोग उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक। मोकामा प्रखंड के मोकामा प्रखंड के औंटा पंचायत में गंगा नदी द्वारा तीव्र एवं निरंतर कटाव हो रहा है। महोदय, करोड़ों की लागत से निर्मित पंचायत सरकार भवन, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, लाखों रुपए की लागत से आंगनबाड़ी केंद्र, नवनिर्मित खेल मैदान की बाउंड्री के गंगा नदी में समा जाने की गंभीर खतरा बनी हुई है। इसका जल्द से उपाय नहीं किया गया तो ये सब गंगा में समा जाएगा। तो माननीय मंत्री जी ने कहा है। महोदय, जो माननीय सदस्य स्थल विशेष की बात कह रहे हैं, हम वहाँ भी अधिकारियों को भिजवा के जरूर देंगे। ठीक है। और माननीय सदस्य डॉक्टर उर्मिला ठाकुर। महोदय, उत्तर तो आया है, मगर माननीय मंत्री जी इसमें आंशिक स्वीकारात्मक कहे हैं।
94,163 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए, जिसमें प्रत्येक मौजा अंकित नदियों, पाइनों, नहरों, आहरों, पोखरों, तालाब आदि को जिसमें सालों भर पानी संचय की बात की गई है और उसकी जो है गहरी उड़ाही जो है अति आवश्यक है। मेरा प्रश्न था महोदय कि जो राज्य के पहाड़ी क्षेत्र हैं, निचले भागों में तालाब की गहरी खुदाई के लिए जगहों का जो निरीक्षण करने के लिए जिन पदाधिकारियों के द्वारा अपने जगहों का निरीक्षण करवाने की बात किए, वो सिर्फ कागज पे रह गई महोदय, उसका सही से निरीक्षण नहीं किया गया। यह सत्य है कि आप पाइन, नहर और जो नदियों का जो लघु जल संसाधन विभाग के द्वारा किया जा रहा है उसकी गहरी खुदाई तो कर रहे हैं, पूरक कीजिए, मगर उसकी जो है महोदय आपने ये नहीं कहे कि नहीं वो पदाधिकारी अगर आपके पास सही निर्णय भेजे तो अमुक जगह किया जाएगा, लेकिन इस तरह का जो निरीक्षण कार्य है महोदय वो सही से नहीं हो रहा है, जिसके वजह से जहाँ पे गहरी खुदाई हो जिसमें सालों भर पानी रहे वो अधूरा है महोदय। इस पे विचार किया जाए। माननीय मंत्री। सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो गहरी खुदाई की बात की तो इन्होंने स्वीकार किया कि गहरी खुदाई हो रही है, तो मैं इनके आपके माध्यम से इनको बता देना चाहता हूं कि जहां तक इन्होंने सर्वेक्षण सर्वे की बात की है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 7 निश्चय 3 में ये आदेश दिया है कि 31 मार्च तक ऐसे जो छूटे हुए हैं उन सभी का सर्वेक्षण करना है और उसको 27 के एंड तक ख़त्म कर देना है। और मैं इनको आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि अभी तक इस विभाग में जल डैश जीवन डैश हरियाली में 2516 योजना ली गई है और हर खेत तक सिंचाई के पानी में 4796 योजनाओं को लिया गया है और बहुत सारी योजना पूर्ण हो गई है, जिससे हम लोग को जल जीवन हरियाली में 2,61,963 हेक्टेयर भूमि को हम लोग सिंचित किए हैं और हर खेत तक सिंचाई के पानी का 1,86,960 हेक्टेयर सिंचित किए हैं। जहां तक तालाब का मामला है तो तालाब भी हम लोग 1482 तालाबों का हम लोग ने जीर्णोद्धार कराया है और उससे भी हम लोग ने बहुत सारे खेतों को सिंचित किया है। तो ऐसी बात नहीं है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश में और सरकार का जो निर्णय है कि हम हर खेत तक सिंचाई का पानी को पहुंचाएं और ऐसे जगह को सिंचित करें जो अभी भी सिंचित है। तो हम लोग पूरी काम कर रहे हैं और हम लोग का टारगेट है कि 25 से 30 तक जो पार्ट 3 7 निश्चय है उसमें हम लोग ऐसे सभी जल संचयन को पूर्ण जीवित करें, रिचार्ज करें और ताकि किसानों के चेहरे पर खुशहाली आ सके। धन्यवाद। और अब माननीय सदस्य श्री सुनील कुमार सिंह। उत्तर आया है? उत्तर जो आया है महोदय, पूरक पूछा जाए। ये आया है वस्तुतः जो मेरा सवाल था महोदय, क्या यह सही है कि मधुबनी जिला के घोघरडीहा प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत राज बसुआरी के वार्ड नंबर 8 गोट मुसहरी में अवस्थित आंगनवाड़ी केंद्र संख्या 23 ग्राम पंचायत के उप मुखिया के हस्ताक्षर से संस्कृत शिक्षा बोर्ड से प्राप्त फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर सेविका का चयन कर लिया गया? मंत्री जी का जो इसमें उत्तर आया है महोदय, आंशिक स्वीकारात्मक लिखे, उसके बाद लिखे कि चयनोपरांत बाल विकास परियोजना पदाधिकारी घोघरडीहा द्वारा चयनित सेविका के शैक्षणिक प्रमाण पत्र का सत्यापन बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड से कराया गया, जो सही पाया गया। महोदय, इसी विषय पर आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहते हैं कि एक बार यही संस्कृत शिक्षा बोर्ड उसके सर्टिफिकेट को नकली करार दे दिया, जिसके आधार पर उस सेविका को हटा दिया गया। पुनः जब कहीं से हजूर जो आजकल चला हुआ है यहाँ सिफारिश फलना चिलना प्रेशर, तो हजूर फिर से उस पर जांच करा दिया गया इस पदाधिकारी से और उसने लिख दिया कि हमने जांच कर लिया, इसका सर्टिफिकेट बिल्कुल सही पाया गया। महोदय, इसके बाद और क्या हुआ कि इसकी बहाली मुखिया नहीं किया, उप मुखिया किया। पहले बार कैसे लिख दिया कि हमारा फर्जी है, ठीक है। एनीवे महोदय, उसके बाद मुखिया जी की अध्यक्षता में फिर से बैठक चालू हुआ
अब मुखिया जी बीचे में उठ करके पता नहीं कहां चले गए और उप मुखिया केवल बहाली करने के लिए बैठे रह गए और उप मुखिया के दस्तखत से बहाली हुआ। इस चीज के लिए इन्होंने हवाला दिया महोदय एक कि अध्यक्ष के अनुपस्थिति मतलब उसके मुखिया के अनुपस्थिति में उप मुखिया भी कर सकता है, ठीक है। तो मीटिंग के बीच में ही मेन सवाल यही है महोदय कि मीटिंग के बीच में ही अध्यक्ष 2-4 जो भी एजेंडा था उस पर अपना काम किए, लेकिन जैसे ही बहाली का आया मुद्दा तो हजूर उठकर चले गए। तो हम मंत्री जी से मेरा पूरक सवाल है कि एक ही विभाग एक बार सर्टिफिकेट को नकली बोला और फिर बोला कि नहीं असली है, इसके लिए हम मंत्री जी से जवाब सुनना चाहते हैं। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न माननीय सदस्य किए हैं उसका तो जवाब हम लोग स्पष्ट रूप से दे दिए। और रही बात मुखिया जी का, तो अध्यक्षता मुखिया जी को करना है, उनके अब्सेंट में उप मुखिया को करना है, ये प्रावधान है। और ये बीच में क्यों सभा उप सब बीच में वो चले गए, इसके लिए तो हम या सदन जिम्मेवार नहीं है। वो चले गए इसलिए उप मुखिया उसका संचालन किए हैं। अब वो क्यों चले गए ये तो वो जाने। और रही बात संस्कृत रही और इस प्रश्न में कहीं भी ये नहीं दर्शाया गया है कि पहले उस सर्टिफिकेट का जांच किया गया था, उस समय फर्जी पाया गया और दोबारा में सही पाया गया, और चयन होने के बाद ही सर्टिफिकेट का जांच होता है, और चयन होने के बाद जब उसका जांच हुआ तो सही पाया गया, और जब सही पाया गया तो सही है। महोदय, जो पहला व्यक्ति जो जांच किया, पहला व्यक्ति जिस पदाधिकारी ने जांच किया उस पर माननीय मंत्री जी कार्रवाई करना चाहते हैं कि नहीं, यही हम जानते हैं महोदय। अंतिम जांच तो पहला जिसने फर्जी तरीके से कह दिया कि नहीं फर्जी है तो उस पर कार्रवाई होगी कि नहीं? उसमें इसमें प्रश्न में तो कहीं है ही नहीं कि पहले जांच हुआ था उसमें फर्जी पाया गया और दोबारा, इसमें कहीं लिखा ही हुआ नहीं है। इसमें तो ये आया है कि जो जांच हुआ वो सही पाया गया। ठीक। माननीय सदस्य सैयद फैजल अली। पूछता हूं महोदय, मेरा मूल प्रश्न था कि बिहार की जो 59 जेलों में उत्तर मिल गया है ना? उत्तर मिला है महोदय, लेकिन उसमें जो चीज मैंने पूछा था वो नहीं है कि जेलों में जो बंदी हैं, कैदी हैं, उनमें वंचितों गरीबों की संख्या क्या है, और एक वर्ग विशेष के लोग जो खास करके मद्य निषेध कानून के तहत पकड़े गए हैं उनकी स्थिति क्या है, उनकी संख्या क्या है। जितने भी लोग बंद हैं 59 जेलों में, उनमें मद्य निषेध के तहत बंद लोगों की संख्या क्या है और वो किस वर्ग के लोग हैं, इसके बारे में कोई जवाब नहीं। माननीय मंत्री। उपसभापति महोदय, प्रश्न में ये कहीं नहीं है कि मद्य निषेध में कितने बंदी हैं। मैं पढ़ देता हूँ अलग अलग, मैं पढ़ देता हूँ। कारा सुधार समिति एक है जो संचालन होती है हमारे, उसके हम लोग सदस्य हैं। मैं ये सही है, ये थी कि जब 2022-2023 के अध्ययन में हम लोग गए थे, ये पाए कि जो जेल की कैपेसिटी थी उससे कम से कम दुगुने कैदी थे। लेकिन जब संशोधन लाया गया मद्य निषेध कानून में कि जो पहली बार शराब पी के पकड़ा जाएगा उसको 2000 और 5000 रुपया तक दंड लेके छोड़ देना, उस समय ये देखा गया है, फिर हम लोग 24-25 में गए, देखा गया कि अचानक 50% से कमी आई है। तो ये बात से, लेकिन अब रह गया जो 2000-5000, और इसके साथ एक और चीज हुआ था जनवरी 2026 में हमारे एक माननीय उच्च न्यायालय के एक माननीय न्यायाधीश एक दिन में उन्होंने पूरे भारत में रिकॉर्ड बनाया, एक दिन में 460 केसों का निष्पादन किया, जिसमें 463 जो थे वो मद्य निषेध कानून से उनको बेल मिली थी। तो इन सभी कारणों से संख्या घटी है, सही है। बस यही है कि जो कानून बना है कि पहली बार शराब पीने में 2000 से 5000 रुपया लेके छोड़ना, इसकी जो पुलिस हो अगर इसको ठीक से फॉलो किया जाए तो और संख्या घट सकती है। माननीय मंत्री। ये सवाल बार बार पूरे बिहार में कहा जाता है कि 4 लाख कैदी है, 5 लाख कैदी है, तो जेल का कैपेसिटी कितना है? जेल की कैपेसिटी कितनी है? जेल
अरे आपने अब हम सुनीला बोलना नहीं चाहते हैं। आपने तो कल जो बोला है इस सदन में लिए गए संकल्प के विपरीत बोला है। आपने कहा है, अब हम बोलेंगे तो बिहार एक्साइज एक्ट का धारा 30 के तहत किसी को यह अधिकार नहीं है कि अगर शराब मंगवाने की बात आप कर रहे हैं तो आप 5 साल से 10 साल तक की सजा आपको हो सकती है। ये एक्साइज एक्ट का प्रावधान है और यह विधान परिषद की गरिमा के विपरीत है। उच्च सदन के बाहर आप यह करें कि शराब मंगवा देंगे, उसको गिरफ्तार नहीं किया जाए। अगर यह कहा गया है तो इसी सदन में सभापति महोदय आप भी गवाह हैं, तमाम राजनीतिक दलों के लोगों ने संकल्प लिया था और इसके लिए टोल फ्री नंबर जारी किया गया। और इस सवाल पर कोई नहीं, सभापति महोदय, शराबबंदी के बारे में यह बोलना इसलिए आप बोलते हैं कि आपने शराब की कंपनियों से 2024 के लोकसभा चुनाव में पैसा लिया है। आप महिलाओं के सुहाग को उजाड़ना चाहते हैं, नहीं तो कोई कैसे बोल देगा भाई। संकल्प है, आपके नेता का फैसला है, आप अपने नेता के फैसले के विपरीत बोल रहे हैं बाहर में। इसलिए सभापति महोदय ये बात विराम लगना चाहिए। पहला 4 लाख आदमी कैद है, खाना में है, 5 लाख है, 45,000 44,000 कैपेसिटी है। कोई अव्यवस्था है क्या? महोदय हाँ है ना, कोई अव्यवस्था है कि आप ये व्यवस्था जो को प्रश्न है महोदय, इस प्रश्न में ये कहां से ये भाषण घुस गया हम जानना चाहते हैं महोदय, कैसे घुस गया आप बताइए। ये बोले कि आप शराब वाले से पैसा लेते हैं, हम बोलते हैं कि किंग महेंद्र से 99 लाख रुपया जदयू प्रत्येक महीना लेते रही 5 साल, 5 साल तक। प्रमाण दीजिए सभापति महोदय, अब मैं प्रमाण देता हूँ इलेक्ट्रोल बॉन्ड का, मैं प्रमाण दे रहा हूँ सभापति महोदय, मेरे पास पावर है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड में लिया गया पैसा सभापति महोदय, अरे हम तो प्रमाण देने को तैयार है। आप दीजिए प्रमाण, प्रमाण दीजिए, प्रमाण आप बोलिए, अरे आप प्रमाण दीजिए। आप किसी राजनीतिक दल के बारे में ऐसी टिप्पणी करते हैं, मेरे पास प्रमाण है आपका, इलेक्ट्रोल बॉन्ड के रूप में आपने लिया है 2024 में, तो प्रमाण है। और आप अरे हम तो कह रहे हैं आप दीजिए ना, हम आरोप लगा रहे हैं प्रमाण देंगे तो तैयार हैं, आरोप लगा रहे हैं प्रमाण नहीं दे रहे हैं। आपके कोषाध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, पहले पूछ लीजिए मैं गलत बोल रहा हूं कि सही बोल रहा हूं। क्या बात करते हैं, रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड। माननीय सदस्य 99 लाख रुपया प्रत्येक महीना किंग महेंद्र 5 साल तक देते रहे। माननीय सदस्य आप अप्रासंगिक विषय उठा रहे हैं। नहीं आप महोदय ये विषय उठाए, सनातन धर्म अब बोलेंगे माननीय मंत्री। नहीं अरे आप बोलिए ना कि शराब की कंपनी से पैसा लिए है कि नहीं लिए है, कौन 4 सीट पर आ गए, बताइए आप लोग। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के रूप में लिया है आपने। माननीय सदस्य महोदय, माननीय मंत्री जी बैठे हैं, मैं खड़ा हूँ आसन पर। सदन में इस तरह की अराजकता पैदा न की जाए और माननीय सदस्य को स्मरण रखना चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय ने आप पर कुछ टिप्पणी की है। नहीं असलियत ना बोले तो हम अभी सदन से जाने के लिए तैयार हैं। नहीं कहा जा रहा, लेकिन आप उनको नहीं बोल रहे हैं। मैं वो कह रहा प्रसंग, उनको नहीं बोल रहे हैं। आप प्रसंग से इतर भी नहीं कहा। इस पार्टी को किसने चंदा दिया? ये चंदा का प्रश्न आ रहा है। क्या बोले? आप दारू वाले से चंदा लेते हैं, आप उन्होंने क्या बोला महोदय? आप उन्होंने क्या बोला? आप बैठिए, आप बैठ जाइए। माननीय मंत्री, माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय, एक तो आपने सही नियमन दिया है कि इस तरह के आरोप प्रत्यारोप सदन में न लगे तो बेहतर है। दूसरी बात हमने कहा कि केवल आपके लिए, हमने आपके लिए तो कहा, अरे हमने आपके लिए तो आप
सुनील जी, आप बैठे सुनील जी, नहीं आप सुनील जी, चाहे 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 देखिए आप महोदय, आसन की अनुमति के बिना फिर आप खड़े हो रहे हैं। महोदय, ये खड़े होके भी यही बोलते हैं और दूसरे जब बोलने के लिए खड़े होते हैं तब भी बैठे बैठे यही बोलते हैं, तो ऐसे में दूसरों की बात कैसे सुनी जाएगी। और सुनील जी, आपने मेरे शब्दों को सुना नहीं, मैंने कहा आरोप प्रत्यारोप, इसका मतलब होता है दोनों तरफ से। आप तो आवेश में दूसरों की बात सुनते ही नहीं है। अरे इसमें आवेशित होने की क्या बात है। और जहाँ तक महोदय शराबबंदी कानून की बात है कि शराबबंदी कानून ये कोई संविधान या किसी चीज के विरुद्ध थोड़े है। हम लोगों ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व में संविधान में स्वीकार किया है कि सरकार शराब को रोकने के लिए यथासंभव प्रयास करेगी। अब दिक्कत क्या है महोदय कि ये कानून तो जो उत्पाद और मद्य निषेध विधेयक के रूप में जाना जाता है न, और इसमें शराब पीने को अपराध घोषित किया गया है। और किसी चीज को अपराध घोषित किया जाता है, इसका मतलब वो बंदी कानून नहीं होता है। उसको रोकने के लिए, उसके उस आचरण या उस आदत को हतोत्साहित करने के लिए वो कानून बनाया जाता है। महोदय, मर्डर के खिलाफ जो कानून आज इतना दिन से चला आ रहा है, हम लोग उसको हत्याबंदी कानून कहते हैं। कहीं अगर किसी चीज को रोकने का कानून बनता है तो मतलब सरकार या संविधान सम्मत तरीके से उस आचरण को समाज में फैलने के रोकने के लिए, समाज से मिटाने के लिए कानून बनता है। क्योंकि मैं आए दिन सुनता हूँ कि शराबबंदी कानून है, शराब तो मिल रहा है। भाई शराबबंदी कानून नहीं है, कानून है शराब पीने को अपराध घोषित करने का। जैसे हत्या करना अपराध है वो कानून में है और उसके लिए सजा निर्धारित है, तो उसको हत्याबंदी कानून तो नहीं कहते हैं। शराब पीना चूंकि समाज में गलत माना गया है, हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी से लेके हमारा संविधान अपने नीति निर्देशक तत्वों में कहता है कि सरकार शराब को हतोत्साहित करने के लिए, शराब नहीं पीने के लिए अपने लोगों को प्रोत्साहित करेगी। और इसीलिए सरकार ने ये कानून बनाया है। इसको गलत ढंग से व्याख्या करके हमेशा इस कानून को, अरे ये तो समाज हित में, ये तो कौन कहते हैं कि शराब पीना अच्छी बात है। महोदय, आश्चर्य तो तब होता है कि कोई ये भी नहीं कहेंगे कि नहीं खूब शराब पीना चाहिए, कसम भी खा लेंगे जब शराब रोकने की बात आएगी, लेकिन कहेंगे कि शराबबंदी कानून है और शराब धड़ल्ले से मिल रहा है। अरे मिल रहा है तो ये गलत बात है ना, आप उसको रोकवाने में सहयोग करिए। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ ये नहीं है कि आप कहिए कि शराब मिल रहा है। आप भी जनता के प्रतिनिधि हैं, आपने भी कस्में खाई हैं कि हम भी शराब रोकने में मदद करेंगे इसी सदन में। और तब सिर्फ महोदय, आजकल तो एक गजब सिलसिला है, कोई कहीं मृत्यु होती है, पता नहीं कुछ दल के लोग सिर्फ यही प्रमाणित करने में लग जाते हैं कि ये शराब पीने से हुई। क्या शराब पीने से कोई मृत्यु हुई साबित कर देने से सब लोग की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, सिर्फ सरकार की बन जाती है? तो ये तो सब लोगों की जिम्मेदारी है और ये कोई गलत बात नहीं है। शराब पीना गलत बात है, इसीलिए सरकार ने, एनडीए की सरकार ने और मुख्यमंत्री जी के विशेष सोच से शराब पीने को गलत आदत मानते हुए उसे अपराध घोषित किया। और ये कानून अपराध बनाने और अपराध रोकने के लिए है, न कि बंद कराने के लिए। प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ। आज ये शून्यकाल प्राप्त हुआ है।
श्री अशोक कुमार, श्री घनश्याम ठाकुर, श्री जीवन कुमार, डॉक्टर अजय कुमार सिंह, श्री सैयद फैसल अली एवं श्रीमती रीना देवी के प्राप्त शून्यकाल को सभी 6 सूचनाओं को शून्यकाल समिति को सुपुर्द की जाती है। हाँ, प्रभारी मंत्री, भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार प्रभारी मंत्री, हाँ है गुलाम गौसला। मैं भारत के नियंत्रण हाँ एवं महालेखा परीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का मार्च 23 को समाप्त हुए वर्ष 22-23 के प्रतिवेदन निष्पादन एवं अनुपालन लेखा परीक्षा सिविल एवं वाणिज्यिक अनुपालन लेखा परीक्षा सिविल एवं मार्च 24 को समाप्त हुई अवधि के लिए निष्पादन लेखा परीक्षा सिविल एवं 31 मार्च 25 को समाप्त हुए 24-25 के प्रतिवेदन वित्त लेखे खंड 1-2 तथा विनियोग लेखे एवं जिला परिवहन कार्यालय की कार्य पद्धति पर 31 मार्च 24 को समाप्त हुई अवधि के लिए निष्पादन लेखा परीक्षा सिविल की एक प्रति सदन की मेज पर रखता हूँ। ठीक है। प्रभारी मंत्री पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन। माननीय सभापति महोदय, मैं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत बिहार राज्य जैव विविधता परिषद के वित्तीय वर्ष 2025-26 का वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति सदन के पटल पर रखता हूँ। ठीक। अब प्रोफेसर गौस गुलाम की जगह पर घनश्याम ठाकुर जी पढ़ेंगे। माननीय सभापति महोदय, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक एवं संकल्प संबंधी समिति का 215वां प्रतिवेदन में बिहार विधान परिषद की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 35(2) के अधीन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक एवं संकल्प संबंधी समिति का 215वां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं। समिति ने दिनांक 23/2/26 की बैठक में 212वां सत्र के दौरान दिनांक 26/2/26 को सदन में ग्रहण किए जाने वाले गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प के संबंध में विचार किया। यह निर्णय लिया गया कि चूंकि सदन में सामने मूल रूप से 28 संकल्प हैं, अतः माननीय सभापति बिहार विधान परिषद से अनुरोध करता हूं कि बिहार विधान परिषद की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 193 के अंतर्गत प्रत्येक संकल्प पर प्रस्ताव एवं सरकार के उत्तर को छोड़कर विचार व्यक्त करने वाले प्रत्येक माननीय सदस्यों के लिए 5-5 मिनट का समय दिया जाए, जिससे अधिक से अधिक संकल्प सदन में लिए जा सकें। ठीक है। सदन सहमत है। सदन सहमत है। प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ। सभी प्रतिवेदनों को वितरण में से प्राप्त करें। ध्यानाकर्षण। माननीय अशोक कुमार, ठीक है, 8-9 कराने बताए। सभापति महोदय, मेरा ध्यान आकर्षण के माध्यम से सवाल था महोदय। नवादा जिला में जो 5 नदी है महोदय, वो बिल्कुल समाप्त होने के कगार पे है महोदय। इसका असर पीने का पानी पे और सिंचाई पे पड़ रहा है महोदय। उत्तर आया है ना? जी, उत्तर आया है महोदय। और इसको जो नवादा शहर के अंदर महोदय जो खुरी नदी है महोदय, वो 100 से 150 फीट चौड़ा था, आज 15 से 20 फीट हो गया है महोदय। उसको अतिक्रमण कर लिया गया है। आपके माध्यम से मंत्री जी से मांग करेंगे कि वैसे इसी सदन में महोदय माननीय मंत्री जी के द्वारा घोषणा किया गया था, जो लोग नदी को अतिक्रमण करेंगे उनके विरोध FIR दर्ज होगा। तो मांग करते हैं महोदय कि वैसे लोगों पे FIR दर्ज करके, और जो नदी समाप्ति के कगार पे है महोदय, अवैध खनन और नगर परिषद के द्वारा जो कूड़ा डंपिंग किया जा रहा है, इसी कारण महोदय मंत्री जी एक टीम गठन करके उसका जांच करवा ले महोदय। सरकार माननीय सदस्य के सुझाव पर कार्रवाई करेगी। ठीक महोदय, जल्दी से जल्दी इसका करवा दिया जाता महोदय। पूरा नदी समाप्त होने के कगार पे है नवादा में। निवेदिता सिंह। माननीय सभापति महोदय, रोहतास जिला अंतर्गत दुर्गावती नहर के RD संख्या 620 पर फाल पड़ा हुआ मान लिया जाए। जी हुजूर, बस हम सरकार का वक्तव्य भी आया है, लेकिन उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। माननीय मंत्री जी यहाँ उपस्थित हैं। वहाँ 2000 एकड़ भूमि जो है किसानों की, जो सिंचाई के अभाव में वहाँ सभी किसान प्रभावित है महोदय। और वहाँ सरकार के द्वारा 10 वर्ष पहले
अभी जो सरकार का वक्तव्य आया उसमें कहा जा रहा है कि भू अर्जन के अभाव में इसका निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है। तो मैं सरकार से यही तो जानना चाहती हूं कि किस अभाव में वहां भू अर्जन नहीं किया जा रहा है। और जब सरकार ने यह प्रस्ताव दे दिया था और 10 वर्ष पहले किसानों को इसकी राशि का भुगतान भी किया जा चुका है महोदय, और किसान राशि भी ले चुके हैं और उस भूमि पर वो खेती भी कर रहे हैं, तो सरकार का पैसा भी जाया हुआ, लेकिन किसानों को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो आज तक उपलब्ध नहीं हो सकी है महोदय। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मैं इस पर स्पष्ट वक्तव्य की मांग करती हूं कि क्या वहां बनेगा वहां, या किसानों की समस्या दूर होगी, वहां के किसानों को सिंचाई की व्यवस्था मिलेगी या नहीं मिलेगी। माननीय सदस्य ने पूछा है कि भू अर्जन में क्या कठिनाई है, ये तो हमने उत्तर में ही बता दिया कि स्थानीय किसानों द्वारा विरोध किया जा रहा है, क्योंकि कुछ दूर वो हाई पैच है, मतलब ऊंची जगह है, तो वहाँ के किसानों को लगता है कि इधर से हम नहर बना देंगे, नहर तो हमारे ज़मीन होके बन जाएगी लेकिन पटवन हमारा नहीं होगा। इसी समस्या के कारण, स्थानीय विरोध के कारण, और जहाँ आगे विरोध नहीं था वहाँ पे नहर बन चुका है। कुछ पैच में जहाँ पे स्थानीय लोग बहुत जोरदार विरोध कर रहे हैं, इसीलिए नहीं बन पाया है। लेकिन वहाँ बगल में एक पुराना नाला है, उसके माध्यम से किसानों की मतलब एक तरह से पटाई सिंचाई का काम चलता है। लेकिन ये माननीय सदस्य सही कह रही हैं कि अगर वो नाला बन जाता तो अच्छा होता आगे भी। लेकिन जो ये कह रही हैं कि वहाँ पे कोई डेटम वॉल या कुछ स्ट्रक्चर बना दिया जाए, तो जिस स्थल की बात है वो नहर उससे भी नीचे 15 किलोमीटर तक जाती है, तो डेटम वॉल बना देंगे तो इतना पानी तो रहता नहीं है। वो 15 किलोमीटर का एरिया लगभग 40,000 माने स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के किसानों को बिल्कुल पानी मिलना बंद हो जाएगा। इसलिए हम लोग इसका कोई वैकल्पिक व्यवस्था देखते हैं कि वहाँ के किसानों को कैसे और पानी की व्यवस्था की जा सके। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट जवाब दिया है, लेकिन जो वहाँ नदी का भी पानी आता है वो नहर में ही चला जाता है, तो वहाँ जो एक है बाहा बनाकर अगर वहाँ सुविधा दी जाए तो किसानों के खेत में पानी पहुँच सकेगा। जहाँ पर हम भारत माला बना रहे हैं माननीय सभापति महोदय, तो क्या कारण है कि हम किसान को बैठकर बात करके, जिला अधिकारी के द्वारा बात करके इस विषय का समाधान क्यों नहीं किया जा रहा है? जब इतनी लंबी किलोमीटर का पैसा दिया जा चुका है तो कुछ एक भूमि में उसके समस्या को समाधान करना बहुत ही आवश्यक है। माननीय मंत्री महोदय, हम अधिकारियों को निर्देश देंगे कि वहाँ के किसानों से भी संपर्क करें, माननीय सदस्य से भी संपर्क करके जो भी करने की गुंजाइश होगी किसानों को पटवन का लाभ देने के लिए वो सरकार करेगी। ये हम माननीय सदस्य को आश्वस्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री महोदय, इसका विशेष करके ध्यान दिया जाएगा। वक्तव्य है डॉक्टर अजय कुमार सिंह वाला। 15 नंबर। इस पर वक्तव्य मानती मन सरकार का वक्तव्य नहीं आया। ठीक है, मंत्री जी आए हैं ना, उत्तर तो दिया हो। महोदय, ये जो मांग कर रहे हैं माननीय सदस्य, वो सिकरहटा मजारी बांध जो पहले से बना हुआ है, माननीय विजेंद्र बाबू की भी चिंता उस बांध के बारे में बराबर बनी रहती है। ये उसकी लंबाई बढ़ाने की बात कर रहा है। दरअसल महोदय, वहाँ से जो बढ़ाने का इनका प्रस्ताव है उस पर सरकार और विभाग ने उस पर सर्वेक्षण कराया है। ये एकदम नदी की धारा वहाँ पर इतना जिग-जैग है कि एकदम नदी के सटा के बांध का निर्माण करना होगा, जो बिल्कुल ही माने वैज्ञानिक तरीके से उपयुक्त नहीं होता है। वो बांध हमेशा अक्राम्य या खतरनाक बना रहता है, हमेशा उसके टूटने की संभावना रहती है, क्योंकि कोई भी बांध बनता है
तो उसका वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करके किसी नदी का जो प्ले जोन कहा जाता है, जब उसमें अधिकतम पानी आता है तब पानी कहाँ तक जा सकता है, इन सब चीज़ों का अध्ययन करके तब बांध नदी से कितनी दूरी पर अवस्थित हो, बांध की कितनी ऊंचाई हो, कितनी मजबूती हो, इन सब सारे चीज़ों का अध्ययन करके बांध का निर्माण होता है। तो हम लोगों ने अध्ययन कराया है और इसको तकनीकी रूप से संभाव्य नहीं माना गया है। ठीक, रिक्वेस्ट है कि वो नकटा सितोहर में वार्ड नंबर 6 में जो स्कूल है उसके कटाव का खतरा उत्पन्न हो गया है। वो बांध बनता तो वो हो जाता। सदस्य कह रहे हैं उस स्कूल को बचाने का हम लोग उपाय करेंगे। ठीक है। अब श्री कार्तिक कुमार जी, पढ़ा हुआ मान लिया जाए, जवाब आया है। सभापति महोदय, पटना जिला अंतर्गत दानापुर पढ़ा हुआ मान लिया गया और ये जवाब भी आया है, देख लीजिए। जवाब में सर मतलब वहाँ पर पुलिस पिकेट का भी तो व्यवस्था करवा दिया जाए, या मतलब 8 बजे सुबह से 9 बजे रात्रि तक अगर पुलिस का व्यवस्था रहेगा तो सामान्य होगा, नहीं तो सर वहाँ पर बहुत सब मतलब एम्बुलेंस फंसा हुआ रहता है, बच्चा का पढ़ाई छूट जाता है। पुलिस की तो प्रतिनियुक्ति है ही, और प्रतिनियुक्ति है इसीलिए माह जनवरी 2026 में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले कुल 2104 वाहनों के विरुद्ध 29,83,200 रुपये समन की कार्रवाई भी की गई है। तो ये तो महोदय वहाँ दंड भी लगाया जा रहा है, सब प्रकार से नियंत्रित करने की व्यवस्था पुलिस कर रही है। वहाँ पर सर दिखवा लिया जाए एकदम मंदिर के पास में इतना जाम लगा हुआ रहता है। वहाँ अधिकारियों को महोदय निर्देशित कर देंगे कि वो बेहतर और क्या हो सकता है उसके संबंध में और कार्रवाई करें। एक पुलिस पिकेट का व्यवस्था करवा दिया जाए ताकि वहाँ पर सामान्य रहेगा, बहुत जाम रहता है। श्री भीषम साहनी। सभापति महोदय, उत्तर नहीं अपलोड है। पश्चिम चंपारण जिला अंतर्गत बगहा में अब तक अस्थायी बस स्टैंड का निर्माण नहीं हो सका है। बस स्टैंड के अभाव में राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे ही बसों का ठहराव किया जाता है, जिससे आम जन एवं यात्रियों को निरंतर असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। सड़क किनारे बस में चढ़ते उतरने के क्रम में यात्री निरंतर सड़क दुर्घटना में घायल हो रहे हैं, जो अत्यंत चिंताजनक है। स्पष्ट है कि बस स्टैंड की अनुपस्थिति में यातायात व्यवस्था अव्यवस्थित हो रही है तथा जन सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उत्तर सभापति महोदय नहीं आया है, और जहां मैं बस स्टैंड, अस्थायी बस स्टैंड का निर्माण करने के लिए कह रहा हूं, वह पुलिस मुख्यालय, पुलिस जिला का जो है वह पुलिस जिला है, और वहां बस स्टैंड नहीं है। लेकिन उत्तर नहीं आया, तो आपके माध्यम से मैं इसका उत्तर चाहता हूं। ठीक, उत्तर स्थानांतरित है। ठीक है। माननीय मोहम्मद खालिद अनवर साहब। सभापति महोदय, इसका उत्तर तो आया पढ़ा है। हुआ मान लिया जाए। हाँ, पढ़ा हुआ मान लीजिए, लेकिन इसका जो जवाब भी सरकार ने दिया है, तो सरकार ने जो जवाब दिया है वो हमारे सवाल से बिल्कुल अलग है। हमने ये पूछा था कि भाई किसी आदमी की गाड़ी अगर चोरी होती है, उस बेचारे की क्या गलती है, तो गाड़ी भी चोरी हो गई। माननीय सभापति महोदय, कुल बिहार में 2025 में 75,000 गाड़ियां जब्त की गई शराब के मामले में, और 36 लाख लीटर शराब जब्त हुआ। ये 75,000 जो गाड़ियां जब्त हुई, उसमें ऐसी गाड़ियां थी जिसमें हमारी गाड़ी चोरी हो गई, इनकी गाड़ी चोरी हो गई, उनकी गाड़ी चोरी होगी, बाद में उसमें पकड़ा गया। अब जब मद्य निषेध वाले क्या करते हैं कि आपकी गाड़ी चोरी हुई, आपने FIR कर दिया, अब 2 महीने के बाद कहेंगे कि शराब में ये पकड़ी गई, अब आप जुर्माना भरिए। तो इसमें हमारी क्या गलती है? विभाग ने ये जवाब दिया है कि इस पे सोच रहे हैं। भाई, आपने ऐसी पॉलिसी क्यों बनाई जो लगता ही नहीं कि सिंसियरिटी के साथ कानून बनाया गया था? तो इसमें, इस पॉलिसी के अंदर अगर किसी की गाड़ी चोरी होती है और FIR दर्ज करा देते हैं, वो साक्ष्य के साथ अगर साबित करते हैं कि मेरी गाड़ी चोरी हुई थी जो शराब तस्करी में पकड़ी गई है, तो उसको गाड़ी बिना किसी जुर्माने के दिया जाना चाहिए। और इसमें सरकार को जवाब देना चाहिए कि ये पॉलिसी क्यों बनाएगी इस तरह की इनसिंसियर। महोदय, इस ध्यानाकर्षण में एक पक्ष ये भी है, हाँ, सुना जाए, कि कोर्ट से भी आदेश हो गया,
सूचना दी गई कि जिसका वाहन था और जैसे स्कूटी है वो चोरी हुई और सूचना दी गई थाने से कि आपकी स्कूटी बरामद हो गई है, लेकिन इस पर शराब कोई ले जा रहा था और फिर कोर्ट से भी आदेश हो गया कि उसको रिलीज किया जाए। लेकिन उत्पाद विभाग ने कहा कि इस पर 10 IDV इंश्योरेंस डिक्लेयर्ड वैल्यू जो 10% है ये उसी को देना होगा जिसकी स्कूटी चोरी हुई है। तो एक तो ऐसे ही पर अच्छा बिल्कुल इतने 2-4-5 महीने में उसके वो वाहन भी खराब हो गया, तो ये भी उसको बनवाने में भी कुछ 1000 रुपये खर्च होंगे और 10% तो दोबारा दंड उसे लगेगा। अगर ये कानून ऐसा बना है तो इस पर संशोधन पर विचार होना चाहिए। इसे मांग की गई है कि अगर ऐसा है तो इस पर, क्योंकि सरकार का जवाब इसमें आया है, ये सरकार का जवाब आया है माननीय उच्च न्यायालय के कतिपय आदेशों के आलोक में ऐसे मामलों को चिन्हित कर मद्य निषेध और उत्पाद नियमावली 2022 में आवश्यक संशोधन विभागीय स्तर पर उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है। समिति की अनुशंसा के आलोक में विस्तृत समीक्षा के उपरांत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। यह है। ठीक है, मंत्री जी हैं तो बोलेंगे। माननीय मंत्री जी, हाईकोर्ट के बाद कमेटी गठित की गई है, समीक्षा की जा रही है और नियम में संशोधन की जरूरत होगी तो उसको भी किया जाएगा। ठीक ठीक। मिलता जुलता केस है महोदय, और आज दैनिक समाचार पत्र में भी छपा है। मुजफ्फरपुर का मामला है। वहां के जो एडमिनिस्ट्रेशन ने इसी तरह से जबरदस्ती 500-600 गाड़ी को नीलाम करने का निर्णय ले लिया, जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने रोक दिया है और कहा कि ये बिल्कुल ही गलत है। तो मेरा यही आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध है कि जो भी न्यायालय का भी आदेश आया है उसको मिलान करते हुए कि जो बेहतर हो सकता है उस तरह का नियमावली बनाया जाए। ठीक। माननीय सदस्य श्री अनिल कुमार, आ गया है वक्तव्य, आ गया है सरकार का। सर जवाब आ चुका है जी। एक चीज हम माननीय मंत्री जी से पूछना चाहते थे कि जो 120 संस्थान जो फार्मासिस्ट जो है, जो आवेदन स्वास्थ्य विभाग में वर्षों से पड़ा हुआ है, जबकि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित आवश्यक मानकों एवं आधारभूत संरचनात्मक शर्तों को पूरा कर चुके हैं, तो आखिर 120 संस्थान को अभी तक मान्यता क्यों नहीं मिला, ये पहले मंत्री जी बता रहे। का जो मामला है ये प्रक्रियाधीन बताया गया है, तो ये प्रक्रिया कब तक चलेगी आखिर? ठीक है, डॉक्टर साहब बोलिए। सभापति महोदय, जो जवाब आया है विभाग के द्वारा वो सवाल का जवाब है ही नहीं। जो सवाल है वो सवाल ये है नए फार्मेसी कॉलेजेस को बिहार में खोलने के लिए है, और ये जो जवाब आया है इसमें पूरा विवरण दिया गया है, कितना कॉलेज है, कहाँ पर क्या है, लड़का कितना आया, कितना गया, हम तो ये पूछ ही नहीं रहे। जो ध्यानाकर्षण है वो ध्यानाकर्षण ये है कि जो नए कॉलेज हैं 140 कॉलेजेस हैं जो कि फार्मेसी काउंसिल के मानक के अनुसार वो सारा कुछ उसमें दिया हुआ है। उसके बाद जो है 22,000 विद्यार्थी जो हैं वो उनका जो है जीवन आधार पे है, और फार्मासिस्ट जो है बहुत जरूरी है राज्य के लिए। तो जब तक ये इस पर विचार नहीं होगा जब तक तो समस्या होगी। और एक बात और, ये 3 साल हो गया, तो 3 साल तक ये फैसला नहीं कर सके कि इसको लिया जाए कि नहीं लिया जाए। तो हम इस पे जवाब चाहते हैं कि विलंब क्यों है, इस विलंब का हमको कारण चाहिए। महोदय, माननीय सदस्य ने सही कहा, अगर उत्तर को देखा जाएगा तो मात्र अंतिम में जो कंक्लूड किया गया है वो भी गलत है, क्योंकि उसमें है एफिलिएशन की प्रक्रिया, यहाँ है अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया। और आपके यहाँ डी फार्मा और बी फार्मा दोनों के छात्र वर्ष 2023 से बाट जोड़ रहे हैं कि कब ये होगा, और दूसरी तरफ करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च करके जो सक्षम और योग्य संस्थान बनाए गए हैं उसके लिए आखिर इसके पीछे मंशा क्या है? कोरोना के बाद तो स्वास्थ्य विभाग को अति एक्टिव हो जाना चाहिए, सुपर एक्टिव हो जाना चाहिए।
अहर्ताएं पूरा कर रहा है। 7 निश्चय पार्ट 3 में नए संस्थानों को खोलने को की दिशा में अग्रतर कार्रवाई करने की सरकार की कार्य योजना है। आखिर यह कौन व्यक्ति है जो 20 से अधिक संस्थानों को, अभी डॉक्टर राजवर्धन आजाद जी ने उसको एक्सप्लेन किया, एनओसी हेतु आवेदन पर संस्थानों के जांचोपरांत एनओसी निर्गत नहीं कर रहा है और हमारे बच्चे बिहार से बाहर जाके पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड इस देश के अंदर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने महत्वाकांक्षी योजना बनाई, बी फर्मा उससे जुड़ा हुआ है। समाज के गरीब तबके के बच्चे पढ़ते हैं तो उनको राज्य के बाहर हमारा संसाधन जाए, उनको अच्छा लग रहा है और बिहार में संस्थान खुले, इससे परहेज है। और माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है वह कहा है कि लास्ट लाइन में यह कहा है सभापति महोदय कि फार्मेसी संस्थान की संबद्धता की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। ये लीलावती कलावती का कहानी है सभापति महोदय, ये लीलावती कलावती का कहानी है का जवाब नहीं जब ये होगा तभी होगा, इसके बाद यह होगा। हमारा अनुरोध है सरकार से कि प्राथमिकता के आधार पर 7 निश्चय पार्ट 3 जो हमारा विजन है, उस विजन को पूरा करने में यह फार्मेसी कॉलेज महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। हमारे बच्चे बिहार से बाहर नहीं जाएं, इसकी मैक्सिमम गारंटी विभाग को करना चाहिए। सब कुछ उपलब्ध है, उसके बाद एनओसी दे नहीं रहे। ये इसका जवाब अनुकूल नहीं है, इसलिए मेरा आग्रह होगा कि कल ही चलते सत्र में, क्योंकि कल ही तक है, इसका जवाब पुनः उसको तैयार करके लिया करें। ठीक, अब हो गया इस पर। श्री नवल किशोर यादव जी महोदय, जवाब मिला है, लेकिन ये बड़ा गड़बड़ घोटाला वाला है जवाब। मैं पूरे जवाब को चुनौती देता हूं। हमारा प्रश्न है कि पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय के वर्तमान कुल सचिव डॉक्टर संजीव कुमार एवं अन्य के विरुद्ध मनमानी तरीके से बिना सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन के लिए बिना ही निलंबन के अनुशासनिक कार्रवाई की गई है। ये अपने जवाब में कह रहे हैं कि हम लिए हैं। महोदय, दिक्कत उस बात का नहीं है, ये कुछ नहीं लिए हैं। ये महोदय मैं आपको दिखाता हूं, कटघरे में एनिमल यूनिवर्सिटी 23 सितंबर 2024 को पंजाब हरियाणा कोर्ट में श्रुति चोपड़ा केस के कॉप 829/2023 में नामजद डॉक्टर इंद्रजीत के खिलाफ जमानती वारंट, वाइस चांसलर है महोदय। कटघरे में बिहार एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी के कुलपति की नियुक्ति। महोदय जौन जौन सवाल उठाता है रजिस्ट्रार, उसको ये लोग नेक्सस बना के पहले तंग करते हैं, हटाते हैं। बीएसयू में 91.67 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं, 4 महीने से पेंशन भी बंद। बीएसयू में 91.67 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं मिल रहा है, 4 महीने से पेंशन भी बंद। ऑडिट रिपोर्ट में खुलासा, बीएसयू के कानूनी की नहीं, कुलपति की मर्जी चलती है। महोदय, इन सारे चीजों पर और बड़े पैमाने पर नियुक्ति किया है इन्होंने, और सब राज्य के बाहर के लोगों का। इसलिए महोदय जो इन्होंने दिया है, पूरा डॉक्यूमेंट्स है महोदय। ये निलंबन का आदेश चाहते हैं आप लोग? महोदय हम ही चाहते हैं कि इतना लंबा चौड़ा लिफाफा है महोदय। आसन से आग्रह है कि आप संचिका मंगा लें, आप संचिका में देख लें कि अद्यतन स्थिति क्या। करोड़ों करोड़ के घोटाला है जो नियुक्ति करते हैं, सब राज्य के बाहर के लोगों का करते हैं। बिहार के बच्चों को भी लोग पढ़ने नहीं देना चाहते। एक बार हम किशनगंज में भी गए थे कमेटी लेके महोदय, वहां के बच्चे और बच्चियां बिहार के रो रही थी, तब थोड़ा डराए थे। और जो पूर्व कुलपति हैं वो वर्तमान कुलपति के ससुर हैं, ये दोनों का नेक्सस है महोदय। इसलिए मेरा आग्रह है
कि आप इसको आसन से आग्रह है कि आप इसको मंगा के आप देख लें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, वरना इनके सवाल को हम चुनौती देते हैं। ठीक जवाब को ये स्पष्ट है प्रश्नकर्ता के ये में कंडिका 2 में जब माननीय न्यायालय का आदेश पारित हो गया है और उसमें स्पष्ट अंकित है कि विश्वविद्यालय अधिनियम के विपरीत निर्णय लिया गया है विश्वविद्यालय द्वारा, फिर विभाग द्वारा यह जवाब दिया जाना जो कि उसकी जांच की जाएगी, न्यायाधीश की जांच की जाएगी, उसको देखा जाएगा, ये क्या उत्तर है महोदय? न्यायाधीश की जांच की जाएगी, उसको देखा जाएगा, ये तो अजीब सा उत्तर है। तो मैंने तो यही पूछा कि माननीय सदस्य सभी लोग इस पर बोल रहे हैं, क्या चाहते हैं इसमें, कैसे इस पर न्याय होगा? कि ये न्याय का जो आसन है महोदय, ये आसन से बड़ा कोई नहीं है। न्याय के लिए है पूरे बिहार का 13 करोड़ जनता टकटकी लगाए हुए देखते रहता है, इसलिए और हम लोग उसमें आपको उनके तरफ से रिप्रेजेंट करके अपनी बातों को रखते हैं महोदय, इसलिए आपसे ज्यादा बेहतर जस्टिस कौन देगा? हम तो आप ही से जस्टिस मांगते हैं। ठीक है, बिहार के संचिका को मंगा के हम लोग देख लेंगे संचिका, और हमारे सहयोग में यहाँ 3-4 आदमी रहेंगे जो कि इससे संबंधित हैं, वो रहेंगे उस दिन, जिस दिन संचिका मंगाएंगे हम देखेंगे, तो इस पर देख लीजिएगा। जी महोदय, लेकिन नीरज जी को भी रख लिया जाए, इनको बड़ा जानकारी पशुपालन में रहता है। ये ठीक है, वो भी बोले हैं, सभी सदस्य बराबर है। अब सदन की कार्रवाई 2:30 बजे अपराह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।